आप इसको आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप फिनिश को क्लिक करेंगे आपकी जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा आपके फर्दर सेटिंग्स आप कर सकेंगे। 1 या 2 सेकंड लेगी ये रीस्टार्ट होने में, उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट होकर जब आप आएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। जी जी, आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन मोड में इसके स्टेटस में देख सकते हैं ऑपरेशन मोड जो है इसका एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद SSID जो मैंने दिया था होम नेटवर्क वो आ गया है, चैनल आ चुका है, ठीक। उसके बाद मोड आ चुका है। अब आप इसकी ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि ये सेंड हो रही है, रिसीव नहीं है। वो इसलिए कि अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए कोई बाइट्स रिसीव नहीं है, सेंड कर रही है। अब हम इसके जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो वाकई कवरेज दे रही है, ठीक कॉन्फ़िगर होगी। तो मैं आज देख सकते हैं आपके ये होम नेटवर्क की दे रही है। ऑलरेडी वो 17 नेट कनेक्ट जो है वो मेरी ऑलरेडी चल रही है, इसलिए वो पहले से होम नेटवर्क मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट आप आएंगे जी नेटवर्क ऑपरेटिंग नेटवर्क सेटिंग्स में आएंगे आप। नेटवर्क में आपने जो है IP एड्रेस उसका एंड वाला जो है चेंज कर देना है, 254 को चेंज कर देना है, ताकि जो है आपका IP एड्रेस चेंज हो जाए और किसी और डिवाइस के साथ मैच ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो IP एड्रेस के दरम्यान। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, 256 कर देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। सॉरी, ये IP एड्रेस 254 से ऊपर नहीं लिख सकते, इससे नीचे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 कर रहा हूँ। इसको सेव कर दें। डिवाइस दोबारा आपकी जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी, 1 या 2 सेकंड लेगी रीस्टार्ट होने में। उसके बाद दोबारा जब हम आएंगे दोबारा से हम इसकी सेटिंग्स नेक्स्ट फर्दर इसकी सेटिंग्स करते हैं। दोबारा से इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन लिखते हैं। अब आपने इसका IP एड्रेस चेंज कर लिया, तो जो आपने चेंज किया उस IP एड्रेस के साथ इसको हमने एक्सेस किया करना है। अब वायरलेस में आ जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो वायरलेस सेटिंग्स में है वो जो हमने सेटिंग्स पहले की थी, इन सेटिंग्स को कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो पावर है 27 dBm है और इसका वो इनेबल हाई पावर है। नेक्स्ट वायरलेस मोड है जी, एक्सेस पॉइंट इसका होना चाहिए, इनेबल SSID ब्रॉडकास्ट आपका जो है वो उसको टिक होना चाहिए। उसके बाद इसको सेव कर दें। यहाँ पे अगर कोई चेंजिंग करते हैं सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी सेटिंग्स होती है कि कोई सिक्योरिटी लगानी है तो यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ दें। मैं आपको एक और सिक्योरिटी बताऊंगा जो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप रहने दें। वो मैक फ़िल्टरिंग ये होती है कि अगर आप किसी कंप्यूटर को आप चाहते हैं कि ये मेरे नेटवर्क के साथ अटैच हो तो उसी को ये अटैच करेगा, अदरवाइज़ किसी और को अटैच नहीं करेगा। इसलिए आप मैक फ़िल्टरिंग ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसमें आप इसकी सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग्स क्या हैं। इसको डिनाई कर देना है, उसके बाद इसको इनेबल कर देंगे। तो जिनको आप इसमें ऐड करते जाएंगे सिर्फ वही AP आपके जो वही कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपके साथ अटैच हो सकती हैं जिनको आपने यहाँ पे जिनका मैक एड्रेस यहाँ पुट कर दिया। ऐड न्यू में जाके आप उनको ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी अलहदा वीडियो बना के उसके अंदर आपको इसका कंप्लीट बताऊँगा कि मैक फ़िल्टरिंग को किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट वायरलेस स्टैटिस्टिक्स, इस फीचर में आपके पास वो डिवाइसेस शो करेगा जो कि आपके नेटवर्क के साथ उस वक्त कनेक्ट होंगी। इस वक्त आपके साथ कोई कनेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक शो कर रहा है, वो आपकी अपनी डिवाइस है, आपको खुद शो कर रहा है कि वो डिवाइस इस वक्त ऑन है। नेक्स्ट है जी डिस्टेंस सेटिंग्स। डिस्टेंस सेटिंग्स में आपने जाना है, डिस्टेंस सेटिंग्स में सबसे पहले तो इंडोर को ख़त्म करके हमने मैनुअल कर देना है। उसके बाद डिस्टेंस हमने 4 किलोमीटर कर देना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद एंटीना अलाइनमेंट है। एंटीना अलाइनमेंट जब आप किसी के साथ अब जब उस वक्त शो करता है जब आप रिपीटर मोड पे यूज़ कर रहे हो इसको या क्लाइंट मोड पे, तो आप एंटीना की अलाइनमेंट करके देख सकते हैं कहाँ पे ज़्यादा सिग्नल्स बेटर आ रहे हैं। थ्रूपुट मॉनिटर है, ये आपके जो पैकेट्स हैं उनको सेंड और रिसीविंग को ग्राफ की शक्ल में शो करता है, सिर्फ ये आपको यही बताता है। स्पीड टेस्ट आपका होता है, स्पीड टेस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने किसी सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ चेक करना हो कि उसकी और हमारी स्पीड उसके पास कितनी स्पीड जा रही है, तो उसके लिए यूज़ होता है। इसके वायरलेस सेटिंग्स हैं, वायरलेस सेटिंग्स उसके पास
DHCP है। DHCP यहाँ पे हमने इसको यूज़ नहीं करते एक्चुअली, ये ऑलरेडी ही आपके जो है पिक्सेल का जो मॉडम है उसमें DHCP ऑन होता है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करते, इसको डिसेबल ही रहने देना है। नेक्स्ट इसके अंदर DHCP क्लाइंट लिस्ट है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं आपके वो शो करेगा। इसके बाद एड्रेस रिजर्वेशन, यहाँ पे आपके क्लाइंट शो करेगा जो अगर आप DHCP को ऑन करते हैं। एड्रेस रिजर्वेशन, अब अगर आप किसी क्लाइंट को चाहते हैं कि उसको सिर्फ जो आप एड्रेस चाहें IP एड्रेस में वही मिले तो वही उसको मिलेगा। अगर आप यहाँ उसको रिज़र्व कर देंगे, उसका मैक एड्रेस पुट करना है और उसके अलावा उसके बाद जो है उसका फर्दर जो है उसकी सेटिंग कर देनी है। नेक्स्ट ये वायरलेस सेटिंग्स में आपने इन सब को अनचेक ही रहने देना है, और जो ये सेटिंग्स हैं इनको ऐसे ही रहने देना है, इनको कुछ नहीं करना। उसके बाद मेक श्योर कि आपका जो एंटीना सेटिंग्स हैं वो वर्टिकल में हो, आपके एंटीना को वर्टिकल में होना चाहिए। सिग्नल LED थ्रेशोल्ड जो है ये आपके सिग्नल्स की पावर को, जो बाहर आपके LEDs लगी हैं, अगर यहाँ पे आप लिख दें कि इतने dBm पे ये लाइट ऑन हो जाए तो ये हो जाएगी। SNMP में हमने सेटिंग्स को कुछ नहीं करना, इनको भी ऐसे क्या ऐसे ही रहने देना। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं, सिस्टम टूल्स के फीचर्स आ जाते हैं। फर्मवेयर अपग्रेड अगर करना हो तो आप फर्मवेयर की फ़ाइल जो है TP-Link की वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसको अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है फर्मवेयर की फ़ाइल जो है आपके पास, आप यहाँ पे ब्राउज़ करके यहाँ पे लिखते हैं और अपना फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपकी फर्मवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो है वो है सिस्टम सेटिंग फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की। अगर आपके पासवर्ड भूल जाते हैं कुछ और आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट उसको कर सकते हैं। ये आपके बैकअप के लिए होता है। अगर आपने बैकअप किसी अपनी सेटिंग्स का बनाया हुआ है तो आप वहाँ पर उसका नाम लिखें और अपनी सेटिंग्स को दोबारा से बैकअप ले लें। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा आपकी सेटिंग करके इसका बैकअप ले लें, ताकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी सेटिंग्स जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो आप दोबारा से बैकअप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। जब आपने इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है तो आपके जो लैन की पोर्ट जो आपने अपने सिस्टम में लगाई थी, यहाँ पे आपने डायरेक्ट अपनी जो है आपके जो DSL मॉडम के ज़रिए आपकी इंटरनेट की केबल आ रही है वो लैन पोर्ट के अंदर लगानी है और कहीं नहीं लगानी। ठीक है। ये PoE जो है वो इसको हमेशा आपने इसी के साथ डिवाइस के साथ ही कनेक्ट रहने देना है, इसको सिर्फ रिमूव करना है और इसको जो है अपने मॉडम के साथ आपने अटैच कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से प्लेस किया है। 5210 को मैंने तकरीबन 30 फुट के बैम्बू पोल के ऊपर मैंने इसको प्लेस किया। ये बैम्बू पोल जो है तकरीबन 30 फीट का है और मैंने ये सारे का सारा सेटअप तकरीबन 4th फ्लोर पे लगा हुआ है। 4th फ्लोर पे ये सारा सेटअप लगा हुआ है। केबल्स मैंने इसको इसलिए रखी हैं कि बैम्बू पोल काफ़ी हाइट पे था, इसलिए ये हवा के साथ झूले ना। ये वो केबल है जो AP से आ रही है और अंदर मेरे इस सर्वर रूम के जाएगी। इस बैम्बू पोल को ब्रैकेट्स के साथ आप दीवार पे लगा सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ, किसी कीलों की मदद से। ये वो केबल है जो सर्च प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। जब मैं आपको AP दिखा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था सर्च प्रोटेक्शन के लिए। ये वो होता है अगर आसमानी बिजली खुदा न खास्ता इस पर गिर जाती है तो ये अंदर ज़मीन में चली जाती है। ये सर्वर रूम का अंदर का सेटअप है जी। ये वो केबल, ये TP-Link या PoE इंजेक्टर, और इसकी ये वो केबल है जो ऊपर से आ रही है नीचे AP में से डायरेक्ट आ रही है, इसको PoE में लगाना है। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से बाहर। और ये वो केबल है लैन की केबल जिसको आपने अब DSL में लगाने कॉन्फ़िगर करने के बाद, जब आपने इसको दोबारा अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो इसी केबल को DSL मॉडम से निकाल के आपने कंप्यूटर में लगाना है। और ये वो इसकी पावर की केबल है जो इसके अडेप्टर में से आ रही है। और ये आपका जो DSL का मॉडम है ये वो रहा, और यही है तमाम छोटा सा सेटअप। उम्मीद है आपको मेरा तमाम जो ये वीडियो इसकी समझ भी आ गई और आपको पसंद भी आई होगी। सो आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।